Students, I am Ranu ma'am. Hope you are doing well. Today we will start a new chapter, chapter 15, that is probability. In this video, we will learn introduction or concepts of probability. और इसके लिए हम लोग probability से related कुछ terms को जानेंगे. Probability से related कुछ terms के बाद मैं प्लेइंग कार्ड्स और लूडो के डाई के कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत फर्स्ट टर्म से करते हैं, जो है एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट an operation which can produce some well defined outcomes is called an experiment. It means एक ऑपरेशन जिससे आउटकम्स ठीक से पता चले एक्सपेरिमेंट कहलाता है. और इसके लिए हम लोग कॉइन यानी कि सिक्का का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब कॉइन को उछाला जाता है तो उसका आउटकम्स हेड या टेल होता है. और इस तरह के प्रोसेस को ही एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, क्योंकि इसका आउटकम्स वेल डिफाइंड है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. नाउ नेक्स्ट टर्म, रैंडम एक्सपेरिमेंट. एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन and the exact outcome cannot be predicted in advance is called a random experiment. It means एक एक्सपेरिमेंट जिसमें सभी पॉसिबल आउटकम्स पता हो और एग्जैक्ट आउटकम्स का प्रेडिक्शन एडवांस में नहीं किया जा सकता है. ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. और इसके लिए हम लोग दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, टॉसिंग अ फेयर कॉइन एंड रोलिंग एन अनबायस्ड डाई. ओके, अब इन दोनों एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, टॉसिंग अ फेयर कॉइन. इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग दो तरह का एग्जाम्पल लेंगे. पहले एक कॉइन के बारे में पढ़ेंगे और फिर दो कॉइन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, दो कॉइन के बारे में सिर्फ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं वो जानेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में. सो फर्स्ट पॉइंट इज, व्हेन वी टॉस अ कॉइन वी गेट ईदर अ हेड दैट इज एच और अ टेल दैट इज टी, बट नॉट सर्टेन. Thus all possible outcomes are H and T. इसमें कहा जा रहा है कि जब एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड इट मीन्स H और या तो टेल इट मीन्स T आता है, लेकिन कोई भी सर्टेनिटी नहीं होता है कि कौन सा आने वाला है. यानी कि फर्स्ट टाइम जब हम उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है. इसी तरह से जब नेक्स्ट टाइम उछालेंगे तो उसका भी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन ऑल पॉसिबल आउटकम्स हेड और टेल होता है. ओके, अब हम लोग दो कॉइन का एग्जांपल लेते हैं. सपोज टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी. कहा जा रहा है कि जब टू कॉइन्स को हम लोग एक साथ उछालते हैं तो उस समय ऑल पॉसिबल आउटकम्स इस तरह के होते हैं. अब ये सिंबल्स का मतलब क्या है उसे मैं समझाती हूँ. एच का मीनिंग है कि जब टू कॉइन्स को उछाला जाएगा तो दोनों ही कॉइन का हेड हेड आउटकम आएगा. एच टी का मीनिंग है कि जब दो कॉइन को उछाला जाएगा तो एक कॉइन का हेड आउटकम आएगा और दूसरे कॉइन का टेल आउटकम आएगा. टीएच का मीनिंग है कि जब दो कॉइन को उछाला जाएगा तो एक कॉइन का टेल आउटकम आएगा और दूसरे कॉइन का हेड आउटकम आएगा. इसी तरह से टीटी का मीनिंग है कि दोनों ही कॉइन का टेल टेल आउटकम आएगा. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल है रोलिंग एन अनबायस्ड डाई. इन रोलिंग और थ्रोइंग अ डाई द आउटकम मे बी द नंबर और नंबर ऑफ डॉट्स अपीयरिंग ऑन द uppermost face, like 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Thus all possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5 and 6, but not certain. इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब हम लोग लूडो के डाई को रोल करते हैं या थ्रो करते हैं तो आउटकम्स नंबर्स आ सकते हैं या फिर नंबर ऑफ डॉट्स आ सकते हैं जो उस लूडो के डाई के अपर मोस्ट पार्ट में दिखाई देता है. और वो नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, लेकिन कोई भी सर्टेनिटी नहीं है. और यदि टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो वो पॉसिबल आउटकम्स होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ओके, तो इन सब एग्जांपल से हम लोग रैंडम इवेंट को समझ गए.
एक बार फिर से रैंडम इवेंट के डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया था कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़ा उन सबके पॉसिबल आउटकम्स पता था, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम्स क्या होने वाला है इसका एडवांस में प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता था। तो हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म को देखेंगे और वो नेक्स्ट टर्म है इवेंट। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें क्या था, बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स आ रहे थे। तो इसी तरह से सभी पॉसिबल आउटकम्स को इवेंट कहा जाता है। इसके लिए भी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो एग्जाम्पल फिर हम लोग कॉइन का लेते हैं। इन थ्रोइंग अ कॉइन, H is the event of getting a head और T is the event of getting a tail। इसमें कहा जा रहा है कि जब एक कॉइन को उछाला जाता है तो उसमें दो इवेंट होता है, एक हेड जो H को डिनोट करता है और दूसरा टेल जो T को डिनोट करता है। या कह सकते हैं एक H जो हेड को डिनोट करता है या T जो टेल को डिनोट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इक्वली लाइकली इवेंट्स। A given number of events are said to be equally likely if none of them is expected to occur in preference to the others। इसका मीनिंग है कि जब कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और उसमें यदि नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार इवेंट एक जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी रोल एन अनबायस्ड डाई, each number is equally likely to occur as 1 or 2 or 3 or 4 और 5 और 6। इसके एग्जाम्पल के लिए लूडो के डाई को रोल करने पर जितनी बार 1 आएगा उतनी बार 2 आ सकता है, उतनी बार 3 आ सकता है, उतनी बार 4 आ सकता है, उतनी बार 5 आ सकता है, उतने बार 6 आ सकता है। यानी सभी आउटकम के आने की इक्वल चांसेस होते हैं। तो इस तरह के आउटकम को क्या कहा जाता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म श्योर इवेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा इवेंट जिसकी श्योरिटी हो। अब इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। एन इवेंट विच इज सर्टेन और श्योर टू हैपन हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 100%। इट मीन्स जब कोई इवेंट श्योर होता है या सर्टेन होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, या कह सकते हैं कि 100% होती है। ऑफ कोर्स जब कोई श्योर इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी या 100% होगी। इसके लिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द सन विल राइज इन द ईस्ट इज 1। ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि सन ईस्ट में राइज करता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी या 100% होगी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज एविडेंट दैट इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई वी विल ऑलवेज गेट अ नंबर लेस देन 7। इस एग्जांपल के बारे में भी हमें पता है कि लूडो के डाई में 1 से लेकर के 6 तक नंबर होता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जब लूडो के डाई को थ्रो करते हैं या रोल करते हैं तो उसमें जो आउटकम्स आएगा वो हमेशा 7 से कम होगा। तो ऑफ कोर्स ऐसा होगा ही। सो गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज अ श्योर इवेंट। ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इक्वल्स टू 6/6। क्योंकि लूडो के डाई में 1 से लेकर के 6 तक नंबर्स होता है, इसलिए लूडो के डाई के पॉसिबल आउटकम 6 होंगे और टोटल नंबर ऑफ टाइल भी 6 होगा। इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 6/6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स लूडो के डाई में 7 से कम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वो लाइन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1। Now next term, impossible event. An event that has no chance of occurring is called an impossible event. The impossible event has zero probability. इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा इवेंट जिसके नहीं होने का चांस हो उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ओके, नाउ एग्जांपल, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल फिर से डाई का ले रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सो वी नो दैट इन थ्रो अ डाई 8 विल नेवर कम अप। क्योंकि लूडो के डाई में 1 से लेकर के 6 तक ही नंबर होते हैं, तो 8 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं होगी।
सो गेटिंग 8 इन एन इम्पॉसिबल इवेंट, और इसीलिए 8 नंबर का आना इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अब यदि प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो क्या होगा? P getting 8 in a single throw of a die equals to 0/6 and this is equal to 0, क्योंकि 8 कभी आएगा नहीं, और यदि 8 कभी नहीं आएगा तो वैसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाएगा, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ओके, और फिर से एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, और वो इंपॉर्टेंट लाइन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। नाउ नेक्स्ट टर्म, complementary event. The event that is not E is called complementary event of E. इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा इवेंट जो नहीं होता है, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इक्वल्स टू 1। और इस फार्मूला से हम लोग और दो फार्मूला बना सकते हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इस फार्मूला में हम लोग क्या किए, इस टर्म को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ गए, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया। फिर एक और फार्मूला बना सकते हैं, और वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ जाएंगे, तो फॉर्मूला इस तरह का बन जाएगा। It means probability of impossible event equals to 1 minus probability of sure event. Now next term, experimental probability. Experimental probability is found by repeating an experiment and observing the outcomes. इसमें कहा जा रहा है कि बार बार एक्सपेरिमेंट करके जो आउटकम्स निकाला जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है उसे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसके लिए हम लोग एग्जांपल क्वाइन का लेते हैं। एक क्वाइन को 5 टाइम्स उछालते हैं या 5 टाइम्स टॉस करते हैं, तब किस तरह का आउटकम्स आएगा? A head is observed 2 times and a tail is observed 3 times. जब एक क्वाइन को 5 टाइम्स उछाला गया तो 2 टाइम्स हेड आया और 3 टाइम्स टेल आया। अब हम लोग इंडिविजुअल दोनों की प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हेड 2 टाइम्स आया था, and probability of tail equals to 3 divided by 5, क्योंकि tail 3 टाइम्स आया था। तो इसी तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। इट मींस टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, और जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं उसे न्यूमरेटर में लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट टर्म, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वैसे प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है जो आप उम्मीद करते हो, और इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, इसके लिए एग्जांपल फिर से हम लोग क्वाइन को ले रहे हैं, और क्वाइन की थ्योरेटिकल हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसका फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं। तो जब क्वाइन को उछाला जाता है तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय 2 होगी, और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1 डिवाइडेड बाय 2 होगी। नाउ नेक्स्ट टर्म, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट्स। इट मींस प्रोबेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है जो इवेंट्स के होने के डिग्री को मेजर करता है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E डिनोटेड बाय PE as PE equals to number of outcomes favorable to E divided by total number of possible outcomes. कहा जा रहा है कि किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को PE से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला इस तरह का होता है, और इस फॉर्मूला को मैं पहले ऊपर बता चुकी हूँ। अब इस फॉर्मूला के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, और वो कंडीशंस हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। अब यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को 1 से कंपेयर किया जाए तो उसके लिए कंडीशन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ओके, अब फिर से एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, और वो इंपॉर्टेंट लाइन है ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस वन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, एंड
लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड समझाऊंगी, क्योंकि प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। A deck of playing cards has in all 52 cards. कार्ड्स का जो डेक होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और उस 52 कार्ड्स को मैं यहाँ पर 4 रोज में दिखा रही हूँ। ओके, तो हर एक रोज में 13 कार्ड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से 13 13 13 13, और यदि जब इसको टोटल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 52, बिकॉज 13 plus 13 26, 26 plus 13 39 and 39 plus 13 is 52. अब प्लेइंग कार्ड्स के नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज deck has 13 cards each of 4 suits, namely spades, clubs, hearts and diamonds. और यहाँ जो आपको 13 कार्ड का रोज दिखाया गया था, इसे सूट कहा जाता है। ओके, और पर्टिकुलर सूट का पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे इन कार्ड्स का नेम है स्पेड्स। ओके, स्पेड्स के डिजाइन को देख लीजिए किस तरह का होता है। फिर इन 13 कार्ड्स के सूट को क्लब्स कहा जाता है। इन दोनों का डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन दोनों ब्लैक कलर का है। ओके, नेक्स्ट इन 13 कार्ड्स को हर्ट्स कहा जाता है और यहाँ इसका डिजाइन हर्ट की तरह है। नेक्स्ट इन 13 कार्ड्स को डायमंड्स कहा जाता है और यहाँ पर इन कार्ड्स पर डायमंड्स का डिजाइन बना हुआ है। ओके, तो ओवरऑल हम लोग क्या कहेंगे कि 4 तरह के सूट्स होते हैं। फर्स्ट है स्पेड्स, सेकंड है क्लब्स, थर्ड है हार्ट्स एंड फोर्थ है डायमंड्स। यहाँ आप देखिए मैं 2 सूट्स के नेम को ब्लैक कलर से लिखी हूँ और 2 सूट्स के कलर को रेड कलर से लिखी हूँ। ऐसा इसलिए कि ये आपके लिए टिप होगा कि स्पेड्स और क्लब्स ब्लैक कलर का होता है एंड हर्ट्स एंड डायमंड्स रेड कलर का होता है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर cards of spades and clubs are black cards and cards of hearts and diamonds are red cards. क्वेश्चन में ब्लैक कार्ड्स और रेड कार्ड्स भी लिखा होता है, तो अब आप आराम से समझ सकते हैं कि टोटल ब्लैक कार्ड्स कितना होगा और टोटल रेड कार्ड्स कितना होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, deck has kings, queens and jacks are known as face cards. Thus there are in all 12. It means 4 suits multiplied by 3 face cards. अब कहा जा रहा है कि डेक में किंग्स होता है, क्वींस होता है, जैक्स होता है और इन सब को फेस कार्ड्स कहा जाता है। अब फेस कार्ड को मैं दूसरी तरह से रिलेट करती हूँ। ऐसे कार्ड्स जिसमें फेस बने हो उसे फेस कार्ड कहा जाता है। ओके, अब हम लोग प्राइमरी वाले जो कार्ड्स देखे थे उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इन कार्ड्स के हर एक सूट में 3 कार्ड्स पर फेस बना हुआ है। ओके, यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ और यहाँ भी बना हुआ है। तो इसी को मैं इंडिविजुअली दिखा रही हूँ कि फेस किस तरह का है। तो इस तरह का यदि फेस है तो वो किंग का होगा, इस तरह का फेस है तो वो क्वीन का होगा और इस तरह का फेस है तो वो जैक का होगा। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ फेसेस डेक में कितना होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ यदि टोटल नंबर ऑफ फेस की बात की जाए तो फर्स्ट सूट में 3, सेकेंड सूट में 3, थर्ड सूट में 3 एंड फोर्थ सूट में 3। इट मीन्स टोटल फेस कार्ड 12 हो गया। ओके, अब इसी कार्ड्स में एक अलग कार्ड भी होता है और उसे कहा जाता है एस कार्ड, क्योंकि हर एक कार्ड में आपको ए लिखा दिखेगा। और यदि डेक में टोटल एस कार्ड की बात की जाए तो टोटल एस कार्ड 4 हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। Now next point, deck has 36. It means 9 multiplied by 4 number cards. अब डेक में 36 नंबर कार्ड्स होते हैं। अब वो नंबर कार्ड्स क्या होता है, जब कार्ड से फेस कार्ड को हटा दिया जाए तो ये नंबर्स कार्ड्स होते हैं और हर एक सूट में 9 नंबर कार्ड होते हैं। एक बार काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि डेक में किसी भी कार्ड में 1 नहीं लिखा होता है, 1 की जगह पर ए लिखा होता है और उसे एस कार्ड कहा जाता है। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, और 2 से लेकर के 10 तक जाएगा। इसलिए एक सूट में टोटल नंबर कार्ड 9 होंगे। और यदि डेक के टोटल नंबर कार्ड्स की बात की जाए तो वो हो जाएंगे 36, बिकॉज
9, 9, 9, 9. 9 into 4 equals to 36. अब मैं आपको डाई के कॉन्सेप्ट को विद डायग्राम बताऊंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ डाई और डाइस। लूडो के डाई का प्लूरल डाइस होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर दोनों ही लिख दी हूँ। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कि डाई क्या होता है और डाइस क्या होता है। तो पहले हम लोग डाई को समझ लेते हैं। A die is a solid cube having 6 faces marked 1, 2, 3, 4, 5 and 6 or having 1, 2, 3, 4, 5 and 6 dots. या तो डाई में 1, 2, 3, 4 लिखा होता है या फिर इस तरह के डॉट्स होते हैं। ओके, इन थ्रोइंग अ डाई द आउटकम इज द नंबर और नंबर ऑफ डॉट्स अपीयरिंग ऑन द अपरमोस्ट फेस। जब डाई को थ्रो किया जाता है तो उसके अपर मोस्ट फेस पर जो नंबर या डॉट्स आते हैं उसको आउटकम्स कहा जाता है। ओके, ये सिंगल डाई है और यदि इसी तरह के दो डाई को लिया जाए तो क्या हो जाएगा, डाइस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब डाई को थ्रो करते हैं या डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके आउटकम्स को कहां से रीड किया जाता है। अब यहाँ ये सिंगल डाई है और इसे थ्रो किया गया तो इसके अपर मोस्ट पार्ट पर जो नंबर ऑफ डॉट्स है वही इसका आउटकम कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 डॉट्स, तो हम कह सकते हैं इसका आउटकम 5 है। अब हम लोग डाइस की बात कर रहे हैं। ओके, जब डाइस को यानी कि 2 डाई को एक साथ थ्रो किया गया तो इस डाई का दिख रहा है 6 डॉट्स और इस डाई का दिख रहा है 5 डॉट्स। तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे। इट मीन्स 5 + 6 = 11। तो ये इस डाइस का आउटकम्स हुआ। अब डाइस से रिलेटेड एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। और एग्जांपल है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे are throwing at the same time. First question is write down all the possible outcomes and second question is what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8. इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया जिसमें एक डाई ब्लू कलर का है और दूसरा डाई ग्रे कलर का है। अब दो क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों डाई के आउटकम्स का सम जब किया जाए तो 8 कितनी बार आएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब भी डाइस के टोटल आउटकम्स की बात की जाएगी तो इस तरह से हमें टेबल बनाना होगा और इस टेबल के लिए हम लोग 1 से लेकर के 6 तक अपर साइड में भी लिखेंगे और 1 से लेकर के 6 तक लोअर साइड में भी लिखेंगे। ओके, अब हम लोग इन नंबर्स और इन नंबर्स का पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के लिए एक ब्रैकेट में ब्लू कलर के नंबर को पहले लिखेंगे और ग्रे कलर के नंबर को बाद में लिखेंगे और इस तरह से हम लोग सारे पेयर्स को बना लेंगे। अब देखिए, ब्लू कलर का 1 और ग्रे कलर का 1, फिर ब्लू कलर का 1 और ग्रे कलर का 2, फिर से ब्लू कलर का 1 और ग्रे कलर का 3। इसी तरह से पेयर हम लोग बनाते जाएंगे और जब टोटल पेयर्स की बात करेंगे तो इसमें 36 पेयर्स होंगे क्योंकि रो में भी 6 है और कॉलम में भी 6 है, तो 6 multiplied by 6 is 36. When the blue die shows 1, the gray die could show any one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ समझा चुके हैं कि यदि ब्लू का 1 नंबर है तो ग्रे कलर का कोई भी नंबर हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, राइट? The same is true when the blue die shows 2, 3, 4, 5 और 6. इसी तरह से ब्लू डाई का जब हम 2 शो करेंगे तो ग्रे के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। यदि ब्लू कलर के डाई का 3 नंबर को शो करेंगे तो ग्रे कलर के डाई का 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। लाइकवाइज ब्लू कलर के 6 नंबर तक होगा। ओके, The first number is ordered pair is the number appearing on the blue die and the second number is that of the gray die. इस लाइन को मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बस यहाँ पे लिख दी हूँ कि जब भी आप वीडियो को देखें तो आपको कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाए, राइट? Therefore, अब हम लोग आंसर लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 36। ये भी समझा चुकी थी। रो में भी 6 पेयर है और कॉलम में भी 6 पेयर है, तो 6 multiplied by 6 equals to 36. अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के आंसर को देंगे। सो सेकेंड आंसर इज द आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 8 डिनोटेड बाय ई आर 2, 6, 3, 5, 4, 4,
5 3 6 2। एक बार हम लोग एक्सपेरिमेंट में देख लेते हैं। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट में हमें क्या दिख रहा है कि 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8 एंड 6 + 2 8। तो ये सब पेयर दोनों डाई के आउटकम्स को जब ऐड करते हैं तो 8 8 आता है। यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए 8 के? 1 2 3 4 5। ओके, तो वही मैंने लिखा है 1 2 3 4 5। So the number of outcomes favorable to E equals to 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल आउटकम्स को लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को लिखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 36। अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टर्म्स को मैं समझा चुकी हूँ। उम्मीद है कि आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।